देखो सबको जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, सबको दिक्कत इसी पे होती है। ये जो अभिक्रिया को हम तोड़ रहे हैं, अर्धशैल अभिक्रिया बना रहे हैं, इसी पे दिक्कत होती है। लेकिन आपको ना हो इसलिए हम पूरा मस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं, या आपको एक एक सवाल समझ में आ जाए आप अच्छा। हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसके जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले विद्युत रसायन चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। और यार ये ऐसे न्यूमेरिकल्स होने वाले जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, मतलब पिछले सभी वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को यार आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विद्युत रसायन के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, मेन सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है चैप्टर के, विद्युत रसायन चैप्टर के, ठीक है। और इन्हीं को करने में सबको दिक्कत होती है, लेकिन अब से दिक्कत आपको होने वाली नहीं, क्योंकि एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एक एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से सॉल्व भी करना। तो चलो शुरू करते हैं सब लोग आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स। तो सब लोग कॉपी पे निकाल लो, एक एक न्यूमेरिकल्स को मस्त तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, 298 केल्विन पर। और एक चीज़ यार और बता दें आपको, जो लोग नए हो उनको बता दें कि आपका इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 298 केल्विन पर 0.20 m केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। आपसे कहा गया 298 केल्विन पर 0.20 m केसीएल विलयन की चालकता इतनी है, इसकी मोलर चालकता का मान निकालिए। तो एकदम मस्त सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको मस्त एकदम पूरा तैयार हो जाए, ठीक है। तो सिंपल देखो 298 केल्विन टेम्परेचर सबसे पहले आपको दिया गया, जो आपको क्वेश्चन पे दिया गया हो उसे नोट कर लो, ठीक है। क्या दिया गया आपको सबसे पहले, 298 केल्विन टेम्परेचर या तापमान दिया गया 298 केल्विन का। कह रहा है 0.20 m केसीएल, ठीक है। तो 0.20 m, ये कैपिटल M लिखा हुआ है। जब कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल M लिखा हो आप क्या जान जाओगे कि वो मोलरता आपको दी गई है, ठीक है। क्या दिया गया है, मोलरता दी गई है। और यही अगर 0.20 स्मॉल m लगा होता है इस टाइप से, तो आप ध्यान जाना, जब स्मॉल m लगा हो तो आपको मोललता दी गई है। क्या दी गई है, मोललता। स्मॉल m है तो मोललता और कैपिटल M है तो मोलरता, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। और कहीं जैसे यहाँ पे 0.20 m दे दिया गया, अगर आपसे कह देता 0.20 मोलर, तब भी ये मोलरता होती है, ठीक है। अगर 0.20 मोलर कह दे तब भी मोलरता ही है, या कैपिटल M हो तब भी मोलरता, ठीक है। तो सिंपल 0.20 m का मतलब ये मोलरता आपको दी गई है। फिर कह रहा है विलयन की चालकता, चालकता आपको दिया गया है, चालकता, चालकता है आपकी, ठीक है। चालकता को कप्पा से लिखते हैं। कप्पा बराबर कितना दिया गया है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू दी गई है चालकता। चालकता को के से लिखते हैं, इसे कप्पा पढ़ा जाता है, ठीक है। कप्पा बराबर 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आप कह रहा है इसकी मोलर चालकता का मान निकालिए, तो मोलर चालकता को लैम्डा m से लिखते हैं। लैम्डा m का आपको मान निकालना है, ठीक है। मोलर चालकता लैम्डा m का आपको मान निकालना है, तो लैम्डा m का मान निकालना एकदम सिंपल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन पे दिया हो उसको नोट कर लो। 298 केल्विन का ताप, 0.20 m केसीएल विलयन दिया है, मतलब इसकी मोलरता आपको दी। कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, क्योंकि मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलारिटी, और हमने आपको पढ़ाया भी था कि मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और चालकता कप्पा बराबर 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। मोलर चालकता पूछ रहा है लैम्डा m का मान, तो सिंपल मोलर चालकता यहाँ से निकाल लेते हैं। मोलर चालकता का सूत्र लगाते हैं, मोलर चालकता,
मोलर चालकता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। हमने आपको मोलर चालकता पढ़ाया था कि मोलर चालकता क्या होती, तुल्यांकी चालकता क्या होती, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। जिससे नहीं पढ़ा कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप लोग सारे वीडियो देख लो। मोलर चालकता आपकी लैम्डा एम का मान निकालना है तो इसका सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम, ये सूत्र होता है, ठीक है। मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम। और ये जो मोलर चालकता जब आप मान निकालोगे तो इसका मात्रक भी सुन लो, इसका मात्रक आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका इसका मात्रक आएगा। मतलब जब आपका कप्पा का मान साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है तो जब लैम्डा या मोलर चालकता का मान निकालोगे तो उसका मान आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम, जहाँ कप्पा क्या है, चालकता है, 1000 का गुणा है आपका, कैपिटल एम क्या है, मोलरता है। तो सारी वैल्यू रख दो और मान निकाल लो। तो यहाँ से लैम्डा एम का मान निकालते हैं, लैम्डा एम बराबर, ठीक है, लैम्डा एम बराबर कप्पा की वैल्यू है ये 0.0248 इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम है 0.20, तो इसकी वैल्यू भी रख दो 0.20। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा एम बराबर सिंपल यहाँ पे आपका 0.0248 है, इसमें 1000 का गुणा कर दो। तो जब गुणा होगा, देखो ध्यान से, 0.0248 में 1000 का गुणा करना है। सिंपल पहले इस 248 को लिख लो 248 को, अभी सारे दशमलव भूल जाओ, केवल ये 248 लिख लो। इसके बाद गुणा किसका कर रहे हो, 1000 का, 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो आगे बढ़ा लो 3 जीरो, 1 जीरो ये आया, 1 1 2 1 3 जीरो, ठीक है। आप बात करेंगे दशमलव की, दशमलव कितने अंक पे लगा, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आपको लगा देना है, बटे में कितना है 0.20, इस टाइप से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 1000 का गुणा किया, 4 अंक बाद दशमलव। अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, लैम्डा एम बराबर आ जाएगा 24.80, इतना ले लेते, 24.80 ले लेते, बटे में है 0.20 या 0.20, देख लो 24.80 ले लिया, बटे में 0.20, आगे के 2 जीरो, मतलब दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगा दो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो 24.80 ले लिया, बटे में 0.20 ले लिया। आप देखो दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक, जब ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव हो जाएगा आपस में कैंसिल, और लैम्डा एम का जो यहाँ से मान आ जाएगा, लैम्डा एम बराबर, लैम्डा एम का मान आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2480, दशमलव को हटा दो, बटे में 20, देख लो ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ, देखो ऊपर 2 अंक पे दशमलव था, नीचे 2 अंक पे दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर 2480 बटे 20, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग दे दो 248 पे, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 124, और मात्रक आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। यही भैया आपका आंसर भी हो जाएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपकी है मोलर चालकता, ठीक है, यही है मोलर कंडक्टिविटी, बोला जाता है इसे इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो दिया पहले वो नोट करो। मोलर चालकता का सूत्र लगा दो, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम, मात्रक याद रख लेना, लैम्डा एम का जो मात्रक आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स पे आएगा, कप्पा की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रखी, मोलरता की, सारा मान निकाला, आपका लैम्डा आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था, ठीक है, लेकिन आपको एकदम मस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को समझना है। अभी छोटा है, अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज़ जरूर याद रखना यार, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने आओ तो आपको सारे सूत्र जरूर पता होने चाहिए, एक एक चैप्टर के आपको, मतलब इस चैप्टर के जैसे विद्युत रसायन के न्यूमेरिकल हल कर रहे हो तो विद्युत रसायन के आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक एक सूत्र को जरूर याद कर लो। तो ये जैसे मोलर चालकता का यहाँ पे सूत्र लगा, तो आपको जब मोलर चालकता का सूत्र पता होगा तभी तो आप मोलर चालकता निकाल पाओगे। तो एक एक चीज़ मस्त तरीके से पढ़ो, सूत्र अच्छे से तैयार करो, ठीक है। हमने एक एक टॉपिक पढ़ा रखा है, आपसे कह रहे हैं चैनल पे, मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप इस चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हो, मस्त तैयारी कर सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व है, इसका स्क्रीनशॉट लो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।
आप देखो भैया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों में पेपर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, देखो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको इस पर सॉल्व करा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है जिससे आपके पेपर में आए तो आप आराम से कर लो। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। आपके पास एक सेल है जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है देख सकते हो, 2Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस, जिससे मिलके क्या बनता है 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड, इतना आपका बनता है। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया दी गई जो सेल में होती है। आप कह रहा है इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E0 सेल 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब ये जो सेल अभिक्रिया हो रही है इसकी मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखो मानक गिब्ज ऊर्जा पूछ रहा है, मानक गिब्ज ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी वो भी बात करेंगे। सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंपल देखो, पहले जो दिया हो उससे नोट करते हैं। आपके पास सबसे पहले सेल अभिक्रिया दी गई है। सेल अभिक्रिया देखो दी गई है, पहले सेल अभिक्रिया की बात करते हैं। जब भी आपको विद्युत रसायन चैप्टर पे कोई अभिक्रिया दी जाती है तो आप सबसे पहले उस अभिक्रिया पे बात करो। ठीक है, तो सिंपल आपके पास अभिक्रिया जो है वो नोट करो, 2Fe3 प्लस एक्वस है आपके पास प्लस 2I माइनस एक्वस, जिससे बनता क्या है 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड, I2 सॉलिड, ये आपके पास बन रहा है। ठीक है, आप बात करें यहाँ पे 2Fe3 प्लस से क्या बन रहा है 2Fe2 प्लस बन रहा है और 2I माइनस से क्या बन रहा है I2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो 2Fe3 प्लस है आपके पास एक्वस, जो कि क्या बना रहा है आपके 2Fe2 प्लस बना रहा है एक्वस। ठीक है, यहाँ पे सही से समझो ध्यान से, यहाँ पे 2Fe3 प्लस दिख रहा है और यहाँ पे 2Fe2 प्लस बन रहा है, मतलब कि 2Fe3 प्लस ही बना रहा है 2Fe2 प्लस। ठीक है, और इसी टाइप से 2I माइनस है आपके पास, 2I माइनस। ठीक है, 2I माइनस है एक्वस पे। ठीक है, और ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है I2 सॉलिड, ये I2 सॉलिड बना रहा है। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, पहले 2Fe3 प्लस है जो कि 2Fe2 प्लस बना रहा है, 2I माइनस है जो कि I2 बना रहा है। ठीक है, ये जो दी गई है आपको पूरी सेल अभिक्रिया दी गई है। हम आपकी अर्ध सेल अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं कि कैथोड पे कौन सी अर्ध सेल अभिक्रिया हुई, एनोड पे कौन सी अर्ध सेल अभिक्रिया आपकी हुई है। ठीक है, तो सिंपल ये आपको पता चला 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस बन रहा है। आप बात करें कैसे 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस बना होगा, तो सबसे पहले बात करें इस पर कितना चार्ज है 3 प्लस, और 2 का गुणा है तो 3 प्लस का मतलब 2 3 6, तो 6 प्लस, और यहाँ पे Fe2 प्लस है 2 का गुणा है तो मतलब 4 प्लस, इधर है 2 3 6 आपके पास प्लस है, प्लस चार्ज है। यहाँ पे 2 दूना 4 आपके पास प्लस 4, इधर 6 इधर 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए तभी तो आपका रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते इस टाइप से, इस टाइप से हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्यों जोड़ा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 प्लस लगा, 2 का गुणा 2 3 6 प्लस है आपके पास, इधर 2 दूना 4, इधर 4 प्लस है, इधर 6 प्लस, तो इधर भी आपके 4 ही होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे जुड़ जाएंगे तो 6 2 मिला के 4 चार्ज हो जाएगा। इस तरफ भी आपका 4 चार्ज हो जाएगा, इस तरफ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इधर बात किया 2I माइनस है, इधर I2 है, इधर कितना आवेश है, इधर 2 माइनस है, 1 माइनस इस पर I पे लगा, 2 का गुणा तो 2 माइनस, इधर तो 1 भी नहीं है, तो इधर आपको क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देना इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देना है ये। ठीक है, यहाँ भी ना दिख रहा हो तो इससे लिख दे ब्लैक वाले से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो क्या किया, सिंपल सी बात है, 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस बन रहा है, इधर 6 प्लस चार्ज है, इधर 4 प्लस चार्ज है, तो इधर भी 4 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। ठीक है, इधर देखा 2I माइनस है, इधर I2 है, इधर 2 माइनस आपके पास, एक तो I के ऊपर माइनस लगा, 2 का गुणा भी तो है तो 2 माइनस, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ये ऐसा हम लोग अर्ध सेल अभिक्रिया इसलिए निकाल लें कि आपको इससे पता चलेगा कि कौन सी अभिक्रिया कैथोड पे हो रही है, कौन सी अभिक्रिया एनोड पे हो रही है। ठीक है, तो सिंपल देखो, जब आपको कहीं पर भी इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जुड़ता हुआ दिखे तो आप जान जाना वो अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन, वो अभिक्रिया अपचयन की है, और वो आपका सेल में किस में होगी, कैथोड पे, कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया होती है।
हमने जब आपको डेनियल सेल पढ़ाया था हमने आपको पूरा समझाया था एनोड पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, कैथोड पे अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखो सिंपल, जब 2Fe3+ दो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ता है या दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब 2Fe2+ बनाता है। तो जब इस टाइप से इलेक्ट्रॉन इस साइड जुड़ता है, इस साइड जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उससे कहते हैं अपचयन की क्रिया और वो कैथोड में होती है। ठीक है, आप जैसे 2I-I2 बना रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बाहर निकलते दिखे तो आपको जाना ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है और ये आपका एनोड में होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है और ये आपका एनोड में होती है। देखो इस क्वेश्चन में तो इसको करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारा मान ऐसे ही निकल आएगा, लेकिन हम आपको करके इसलिए दिखा रहे हैं एक एक चीज़ कि आपको आगे वाले क्वेश्चन पे भी आराम रहेगा। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करते चलो एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले 2Fe3+ था, 2Fe2+ बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इस पर जुड़े हैं इसका मतलब। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जुड़ते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो अपचयन की अभिक्रिया होती है और वो कैथोड पे होती है। और जब इस टाइप से 2I-I2 बना, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड बाहर निकलते दिखे आपको तो आप जाना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और वो एनोड पे होती है। आप बात करें दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन पे, वो लिखते हैं। E0 सेल का मान दिया गया है, E0 सेल का मान दिया गया है। E0 सेल कितना दिया गया आपको 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा का मान निकालो। गिब्ज ऊर्जा को हम लोग ΔG0 से प्रदर्शित करते हैं, आपको ΔG0 का मान निकालना है। ठीक है, मानक गिब्ज ऊर्जा को ΔG0 लिखते हैं, इसका आपको मान निकालना है। कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है ΔG0 बराबर माइनस का n E0 सेल इंटू F। ठीक है, माइनस का n E0 सेल इंटू F, ये सूत्र होता है। ΔG0 बराबर माइनस n E0 सेल इंटू F, जहाँ n को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E0 सेल की वैल्यू आपको दी गई है, और F क्या होता है, F को बोलते हैं फैराडे नियतांक। क्या बोलते हैं, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक या फैराडे कांस्टेंट। इसका मान भी याद रखो 96,500 कूलाम। ठीक है, F जो होता है इसे फैराडे नियतांक बोला जाता है, इसका मान होता है 96,500 कूलाम। तो F की जगह 96,500 कूलाम रख देना है। N की बात करें, N का मान क्या है, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बात करें आप इस अभिक्रिया पे देखोगे तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इस अभिक्रिया पे देखोगे इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहाँ से N का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2। तो सिंपल यहाँ से ΔG0 निकाल लेते हैं। ΔG0 बराबर N की वैल्यू है, दोनों जगह दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉनों का काम हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस का n की जगह 2 रख दिया। E0 सेल की वैल्यू रख दो 0.236 इंटू F का मान रखना है 96,500। आप क्या करना है, आपको सिंपल इसका गुणा कर लेना है, सिंपल इसका गुणा कर लेना है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप लोग इसका गुणा कर लेना, 2 और 2 का 0.23 और 96,500 में, तो माइनस का वैल्यू कितनी आ रही है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपका माइनस का 45,548 जूल, ये लगभग में वैल्यू आएगी आपका माइनस का 45,548 जूल, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अगर आप इसे किलो जूल में बदलना चाहो तो आप किलो जूल में भी बदल सकते हो इस टाइप से। देखो यहाँ पे आपको दिखा देते, ये यहीं तक छोड़ देते हो तो यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो इसे लिख सकते हो ΔG0 बराबर, ये जैसे 45,548 इसे दशमलव में चेंज कर लेते हैं, यहाँ बीच में दशमलव लगा देते हैं, तो 45.548 माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाए रहो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 अंक पे दशमलव लगा रहे हैं। जब 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3 और आगे जूल। ठीक है, सिंपल देख लो, हमने इसे दशमलव में चेंज कर लिया, 45.548 और गुणे 10 की पावर 3 जूल आपका हो गया। ठीक है, अब इसे आप देखो, जैसे आपके पास पता है आपको कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 10 की पावर 3 ग्राम, या 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। ये सबको एकदम सिंपल सी बात पता है। उसी टाइप से 1 किलो जूल बराबर क्या होगा, 10 की पावर 3 जूल। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 जूल को आप 1 किलो जूल लिख सकते हो। तो ΔG0 बराबर आ जाएगा माइनस का 45.548 किलो जूल आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके पास।
तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे किलो जूल में चेंज कर लो तब भी आप चाहे जो आंसर दे दो, ये वाला दे दो या ये वाला दे दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा था, सॉल्व हो चुका है। बस ये जान लो विद्युत रसायन का ये जो चैप्टर है इसमें आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको अभिक्रिया को ही समझना है। जैसे ये अभिक्रिया थी, आपको पता चला 2Fe3+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना रहा है, ये आपको पता करना होगा यहाँ से। और जब आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जुड़ रहा होगा तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहा होगा तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी एनोड पे। यहाँ से हमें क्या पता चला, एन की वैल्यू पता चली, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमें एन का मान पता चल गया 2। जब तक ये नहीं करोगे आपको एन का मान नहीं पता चलेगा। डेल्टा G0 निकाल लेना, इस टाइप से निकलेगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। देखो यार, एक क्वेश्चन से तो आपका काम बनने वाला नहीं, आपको ये चीज़ हम देखो, सबको जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, सबको दिक्कत इसी पे होती है। ये जो अभिक्रिया को हम तोड़ रहे हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया बना रहे हैं, इसी पे दिक्कत होती है। लेकिन आपको ना हो इसलिए हम पूरा मस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं, या आपको एक एक सवाल समझ में आ जाए, आप अच्छे से पेपर में करके आओ। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखते भैया अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला वाला क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ये जान लो, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है पूरा, ठीक है। अगर विद्युत रसायन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कोई सेल दे दिया जाएगा और उस सेल का EMF पूछा जाएगा या सेल का विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आता ज़रूर है। तो ये चीज़ जान लो, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। पूरा ये क्वेश्चन समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए। आपसे EMF कहा जाए या कहा जाए सेल का विद्युत वाहक बल, बात एक ही है, ठीक है। सेल का EMF कहा जाए या सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाए, बात एक ही है। आप कह रहा है यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दी गई है Zn, जिससे बनता है Zn2+। आपको इसकी सांद्रता दी गई है 1 मोलर, और यहाँ पे Cu2+ है जिससे बनता है Cu। आप कह रहे हैं जबकि E0 आपको दिया गया है Zn2+ से Zn तथा Cu2+ से Cu के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। आपको ज्ञात क्या करना है, सेल का EMF ज्ञात करना है। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, कैसे आप ज्ञात करोगे वो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंपल देखो, आपको पहले जो जो इस क्वेश्चन पे दिया हो वो नोट करो। सबसे पहले बात करेंगे अभिक्रिया की, कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको क्या दिया गया है, अभिक्रिया का निरूपण दिया गया है, जो आपका डेनियल सेल पे हमने आपको सिखाया था, ठीक है। इस टाइप से दिया गया है, देख सकते हो। ये लवण सेतु, जो 2 लाइनें खींची है, लवण सेतु को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डेनियल सेल में साल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु होता है, उसी को ये 2 लाइनें ये जो आपकी बनी हुई है ये प्रदर्शित करती हैं। तो देखो सिंपल जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके बारे में समझो। सिंपल आपको दिया गया Zn, जिससे बनता है Zn2+। तो सबसे पहले इस पूरी अभिक्रिया को नोट कर लो। Zn है जिससे बनता है Zn2+, 1 मोलर है। फिर ये लवण सेतु का चिन्ह बना हुआ है, इसे लवण सेतु आप कह सकते हो, या इस टाइप से 2 लाइनें खींच लेनी, ठीक है। ये आपका Cu2+ है, एक्वस, और यहाँ पे Cu सॉलिड, ये आपका बन गया, ठीक है। यही अभिक्रिया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn है आपके पास, जो कि क्या बना रहा है, Zn2+। तो सिंपल आपके पास Zn है जो कि बना रहा है Zn2+, ठीक है। Zn2+ आपका एक्वस होगा, ठीक है। ये जब 2+ लगाओ या 3+, कोई भी आयन लगाओ तो एक्वस में होगा, वो कहाँ पे होगा, विलयन में होगा। और ये आपका सॉलिड होगा, ठोस होगा, ठीक है। ये लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, कि आप ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देख रहे हो Cu2+ है जो कि Cu बना रहा है, Cu2+ है जो कि क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। इस टाइप से देख सकते हो। सिंपल Zn है जो कि Zn2+ बना रहा है, Cu2+ है जो कि क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। सिंपल सा यहीं से देखना है, Zn से बनता है Zn2+, Cu2+ से बनता है Cu। आप बात करें कैसे बनेगा, ठीक है, वही तो बात करनी है। आप देखो सबसे पहले आपको जैसे पहली वाली आप क्रिया पे देखो, Zn है जिससे बनता है Zn2+। तो देखो 2+ बना, मतलब जब उसके ऊपर 2+ लगा, मतलब उसके ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। जब किसी पे 2+ लगा, मतलब उससे
उससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो सिंपल आप इस तरह से कर समझ सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, या आप इस तरह समझ सकते हो, देखो यहाँ पे Zn पे कोई आवेश नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, Zn के ऊपर 2+, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने। जब 2+ और 2- हो जाएंगे तो आपस में कैंसिल, इधर भी 0 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 0, ठीक है। इस टाइप से समझ सकते हो। या ये जान लो Zn से Zn2+ बनता है, मतलब जब 2+ लगता है किसी पे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते हैं, तो Zn से Zn2+ तब बनेगा जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। या दूसरी चीज़ जैसे आपको समझाया कि Zn में देख रहे हो कोई भी आवेश नहीं है, प्लस कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ पे 0 आवेश है। यहाँ पे देखोगे तो Zn पे 2+ है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, इधर इधर बराबर होगा ना, तो यहाँ पे 2- जोड़ दो, तो 2 E- जोड़े, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2+ मिलके आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा केवल यही। आप इसी टाइप से इस पे देखो, इसमें देख रहे हो, ये समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, नहीं आपको तो हम ऐसे बता दें Zn है, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। आप कैसे समझोगे वो जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो Cu2+ जो कि बना रहा है Cu, ये कैसे बनाएगा Cu2+ से Cu, इधर देख रहे हो 2+ लगा, इधर एक भी चार्ज नहीं है, इधर Cu पे कोई भी आवेश नहीं है, तो यहाँ पे 2+ लगा, यहाँ पे Cu पे कोई भी आवेश नहीं, तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर से इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे और आगे इस टाइप से Cu। सिंपल देखो क्या किया, इधर 2+ लगा था, यहाँ पे एक भी बार कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए गए, तो 2+ और 2- मिलके दोनों तरफ आवेश सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण, कौन सी अभिक्रिया अपचयन, ये कैसे पहचाना जाए। हमने आपसे कहा था जब आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बाहर निकलता आपको दिखे तो आप जान जाना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। देखो जैसे Zn है, Zn2+ बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, और Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन में जुड़ता है तब Cu बनाता है। तो जब इस टाइप से इलेक्ट्रॉन में जुड़ के Cu बनाए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ता दिखे तो आप जान जाना अपचयन है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता दिखे तो जान जाना ऑक्सीकरण है, ठीक है। देखो Zn2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तब Cu बन रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो आप जान जाओगे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण की, अब देखो ब्लैक से लिखिए, इसमें समझ में कम आ रहा होगा, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो होती है एनोड पे होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो होती है एनोड पे होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया एनोड पे होती है, और ये आपका जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये अपचयन की अभिक्रिया, और अपचयन की अभिक्रिया कैथोड पे होती है। अपचयन की अभिक्रिया जो होती है वो कैथोड पे होती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, अपचयन की अभिक्रिया कैथोड पे होती है, ऑक्सीकरण की एनोड पे होती है। इतना समझ गए सब लोग। अब आगे क्वेश्चन पे बात करें। आपको दिया गया है E0 Zn2+ से Zn तथा Cu2+ से Cu का, मतलब आपको E0 दिया गया है Zn2+ से Zn का, तथा E0 दिया गया है Cu से, मतलब Cu2+ से Cu का, दोनों के दिए गए आपको अलग अलग, ठीक है। E0 दिया गया Zn2+ से Zn का और Cu2+ से Cu का। पहला वाला Zn का कितना, माइनस का 0.76 वोल्ट, दूसरा वाला किसका, इस Cu का कितना, प्लस का 0.34 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है कि सेल का EMF ज्ञात कीजिए, सेल का EMF का मान निकालिए, ठीक है। सेल का EMF का मतलब होता है आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ई सेल की, इसे सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का EMF बोला जाता है। अब कैसे निकालेंगे वो अभी आपको समझाते हैं। सिंपल देखो, सेल के EMF का सूत्र जो होता है, सेल के EMF का सूत्र आपको नर्स्ट का समीकरण हमने पढ़ाया था, नर्स्ट का समीकरण। नर्स्ट का समीकरण होता है आपका क्या, आपको याद होना चाहिए नर्स्ट का समीकरण, ई सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log 1/mn प्लस, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1/mn प्लस, ये है नर्स्ट का समीकरण। यहीं से आप सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल का मान निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो समझो। देखो अगर बात करें ई सेल का मान निकालना है तो आपको E0 सेल का मान पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम E0 सेल का मान निकालेंगे, तब ई सेल का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं E0 सेल, E0 सेल बराबर क्या होता है, देखो सूत्र बताते हैं आपको E0 सेल का। E0 सेल जब निकाला जाता है तो उसका सूत्र हमेशा याद रखना, E0 सेल बराबर होता है E कैथोड, ठीक है। E0 सेल बराबर E0 होता है आपका कैथोड, माइनस होता है E0 एनोड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। E0 एनोड।
सूत्र क्या होता है, ई नॉट सेल का, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसीलिए आपको यहाँ पे एनोड और कैथोड पहचानवाया कि आप एनोड और कैथोड जान जाओगे तो आप वैल्यू यहाँ पे रख पाओगे। यहाँ से ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड कौन सा था, कैथोड पे कौन सी अपक्रिया हो रही है वो देखा करो ध्यान से, ठीक है। कैथोड पे हो रही Cu वाली अपक्रिया, देख लो कैथोड पे Cu वाली अपक्रिया हो रही है तो Cu वाले का लिखना है, ये Cu है तो इसका लिखना है आपको प्लस का 0.34। इसी पे कंफ्यूज रहते कई लड़के, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपसे हम कह रहे हैं कैथोड वाला है तो कैथोड वाले का लिखो, Cu वाले का, Cu का ये दिया गया 0.34, बीच में माइनस लगा, माइनस लगाओ। फिर एनोड, एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है Zn वाले का, तो Zn वाले का आपको लिखना है, Zn का माइनस का 0.76, माइनस पहले से भी लगा है फिर से माइनस है तो इसे कोष्टक पे लिख दो माइनस का 0.76, ठीक है, इस टाइप से। अब आगे इसे आपको हल कर लेना है, यहाँ पर 0.34, ये माइनस मिलके प्लस का 0.76, ठीक है। यहाँ पर से आपको जोड़ देना इसे, 6 और 4 मिला के 10 की 0 1 हासिल, 3 7 10 1 11 की 1 हासिल, और ये 0 0 मतलब 1.10, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे तो 1.10 आ जाएगा। और ये निकला क्या है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपके पास निकला है 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये अभी आपने क्या निकाल लिया, ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ दिख रहा है आपको, ई नॉट सेल निकला 1.10 वोल्ट। तो सिंपल सा निकला, सूत्र लगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे देख लो Cu वाली अपक्रिया तो इसका रख दो, एनोड पे देख लो कौन सी Zn वाली अपक्रिया तो इसका रख दो, वैल्यू निकाल लो। अब आ गई ई नॉट सेल का मानिए, अब यहाँ पे सिंपल रखो, सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल निकाल लेते हैं। तो ई सेल आपको निकालना है, ई सेल ये आपको निकालना है, ई नॉट सेल आपने निकाला 1.10 माइनस 0.0591 बटा एन। एन को हमने आपसे बताया था, एन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है यहाँ पे आदान प्रदान, 2 का, तो एन का मान रख दो 2। फिर आगे log 1 बटा mn प्लस, mn प्लस ये जो आपका इस टाइप से कोष्टक पे लिखा है, इसका मतलब है mn प्लस की आपको सांद्रता लिखनी है। आपको यहाँ पे कहा गया था क्वेश्चन पे, पूरा क्वेश्चन पढ़ा आपने, आगे आपसे कहा गया था इनकी सांद्रता 1 मोलर है, इनकी सांद्रता 1 मोलर है। ये आपसे यहाँ पे भी दिया गया है, देखो ये आपको जो दिया जाता है ये भी सांद्रता ही दी जाती, कितना दिया गया है 1 मोलर, ठीक है। ये भी आपको 1 मोलर ही दिया है, तो सिंपल यहाँ पे mn प्लस की वैल्यू की जगह आपको 1 रख देना है। आपको सांद्रता जितनी भी दी जाए, 1 मोलर 0.1 मोलर जितनी दी जाए, यहाँ पे mn प्लस की जगह रख देना, ठीक है। देख लो सिंपल, ई नॉट सेल का मान रखा 0.0591 बटा एन की वैल्यू, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 आया इनका मान, और log 1 बटा mn प्लस की जगह mn प्लस की सांद्रता रखनी होती है, तो इनकी सांद्रता 1 मोलर है तो 1 रख दिया। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग 1/1 का मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे लॉग बेस में 10 होता है, इसको याद रखना, ठीक है। बेस पे यहाँ पे 10 लिखा होता है ये, ठीक है। 10 यहाँ पे छिपा होता है, लगा दो तब भी ठीक, ना लगाओ तब भी ठीक, लगा दिया करो, ठीक है। लॉग बेस में 10 होता है इस टाइप से, ठीक है। लॉग बेस में 10, 1/1 को 1 लिख दिया। अब एक चीज़ याद रखना, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू होती 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे जैसे log 1 आया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पर से ई सेल निकालोगे, ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 1 की वैल्यू 0 रख दो तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तब ई सेल बराबर 1.10 यहाँ पे 0 का इस पे गुणा होगा 0 हो जाएगा। ई सेल का मान, सिंपल सेल का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट आ जाएगा आंसर, 1.10 वोल्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से निकाला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। कोई भी क्वेश्चन आपके पास सेल के विद्युत वाहक बल पूछने का आ जाए या सेल का ईएमएफ पूछने का आ जाए, सबसे पहले बस ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 बटा mn प्लस। ये सूत्र याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो। सिंपल ई नॉट सेल हमें नहीं पता था, हमने यहाँ से निकाल लिया। बस ये याद रखना, ये वाली जो वैल्यू आती है ये आपकी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं कहलाता, ठीक है। ये वाली वैल्यू सेल का विद्युत वाहक बल नहीं है, जो ई सेल की वैल्यू आती है ये सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
आपको ई सेल का मान निकाल लेना है, सेल का विद्युत वाहक बल निकल आएगा। सिंपल समझ गए कैसे निकाला गया। सारी वैल्यू दी थी, ई नॉट सेल निकाला, फिर इसमें रख दिया, ई सेल निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ठीक है, आपको मस्त तरीके से समझा रहे हैं, टाइम कितना भी लग जाए लेकिन समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अभी आपने जो क्वेश्चन लगाया उसी तरह का है। ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें भी कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। आपके पास क्वेश्चन है mg ठोस जिससे बनता है Mg2+, और इसकी ये जो कोष्टक पे आपको 0.1 मोलर दिया गया, ये इसकी आपको सांद्रता दी गई है। फिर यहाँ पे लवण सेतु का प्रतीक है जिससे Cu2+ है। फिर ये है 1 × 10⁻⁻1 मोलर, और आगे बनता है Cu ठोस। सेल के EMF की गणना कीजिए या सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको दिया गया है यहाँ पे E0 Cu2+ से Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट, और E0 Mg2+ से Mg की वैल्यू -2.37 वोल्ट। तो आप देखोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा सेम ही है, जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ही अब है। आपको अपने कॉपी पे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो अभी इसके पहले वाला तीसरा नंबर लगा है, सेम उसी तरह का है। आपको इसको लगाने का प्रयास करना है, लगाते चलो आप लोग भी, हम भी लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग खुद अपने आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। ठीक है, और कहीं पर अटकना तो यहाँ पर देख लेना। ठीक है, हल करने का प्रयास करो आप लोग भी। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया की बात करेंगे। mg ठोस है जिससे बनता है Mg2+, तो यहाँ पर mg ठोस है जिससे बनता है Mg2+। तो जब हमने आपसे कहा सबसे पहले आप देख रहे हो mg पे कोई आवेश नहीं, यहाँ पे 2+ है, तो यहाँ पे 0 आवेश, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जुड़ जाएंगे, तो 2+ और 2- मिलके यहाँ पे भी आवेश 0। अब अगला है आपका कौन, Cu2+ जो बनाता है Cu2+ है जो बनाता है Cu ठोस। ठीक है, Cu2+ Cu ठोस बनाता है। कब बनाएगा, इधर 2+ है, इधर कोई भी आवेश नहीं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है, मतलब दोनों तरफ आवेश सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 आवेश से, यहाँ पे 0 आवेश, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया। अब आपको कैसे पता चलेगा ऑक्सीकरण अपचयन, बताओ। आपसे हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बाहर निकलता दिखे, जैसे mg से Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलता दिखे, आप तुरंत जान जाना वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो एनोड पे होती है, ये चीज़ आपको तुरंत जान जाना है। फिर आपका Cu2+ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता दिख रहा है, तो आपको तुरंत जान जाना ये अपचयन की अभिक्रिया है, और अपचयन की अभिक्रिया हमेशा कैथोड पे होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको तुरंत पता कर लेनी है। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, अब आपको दिया गया E0 की वैल्यू दी गई है। E0 दिया गया है Cu2+ से Cu, E0 दिया गया है Mg है ना, इस बार Mg2+ से Mg2+ से Mg, दोनों की वैल्यू दी गई। Cu वाले की 0.34 वोल्ट है और Mg वाले की माइनस का 2.37 वोल्ट है। पूछ रहा है सेल का EMF अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जा रहा है। सेल का EMF या ई सेल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, सेल के EMF को यही तो कहते हैं ई सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ई सेल का मान पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी क्वेश्चन हल किया था वही है। आप लोग हल करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको सूत्र हमने बता ही दिया नर-नष्ट समीकरण का, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस का 0.0591/n log बेस में 10 1/mn+। ठीक है, mn+ की सांद्रता। और देखो जब इस टाइप से अलग अलग सांद्रता दी जाए, जैसे Mg2+ में ये 0.1 मोलर है, इस पे 1 × 10⁻⁻1 मोलर है, तब 1/mn+ ना लिख के आपको इस सूत्र में क्या लिखना है, आपको सबसे पहले ऑक्सीकरण जिस पे हो रहा है उसकी सांद्रता बटे अपचयन वाले की सांद्रता। ऑक्सीकरण Mg2+ पे हो रहा है तो ऑक्सीकरण Mg2+ की सांद्रता बटे में अपचयन किसका हो रहा है, Cu2+ वाले का, तो बटे में Cu2+ की सांद्रता। और सूत्र पूरा सेम रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जब देखो दोनों की सांद्रताएं अलग अलग हो, उसमें पहले वाले क्वेश्चन पे 1 मोलर आपको कह दिया गया था, इनकी सांद्रता 1 मोलर है, मतलब दोनों की सांद्रता 1 मोलर थी, तो सिंपल 1/ml+ करके लगा दिया। आप चाहो तो उसमें भी यही कर सकते थे, 1/1 उसमें भी आ जाता। यहाँ पे क्या किया, log बेस में 10 Mg2+ की सांद्रता जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा हो पहले उसकी सांद्रता बटे में अपचयन वाले की। ऑक्सीकरण Mg वाले में हो रहा है तो Mg मतलब ऑक्सीकरण वाले की सांद्रता बटे में फिर अपचयन वाले की सांद्रता। इस टाइप से आपको करना है। ठीक है,
Mg2+ बटा Cu2+। ठीक है, आप तो सिंपल आप यहाँ पे मान निकाल ही लोगे। सिंपल पहले क्या करना है, E0 सेल का मान निकालना है। तो यहाँ से E0 सेल सबसे पहले निकालते हैं। E0 सेल का सूत्र बताओ सब लोग। E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये सूत्र होता है, सबको पता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ से E0 सेल का मान निकालेंगे, E0 कैथोड की वैल्यू। कैथोड पे कॉन्सेप्ट क्या होती है, अपचयन वाली, और अपचयन हो रहा है Cu2+ का। तो Cu2+ वाले का मान रख दो 0.34, बीच में माइनस माइनस लगा दो। और E0 एनोड, एनोड पे हो रही ऑक्सीकरण Mg2+ वाले का। तो Mg2+ वाले का मान रखो माइनस का 2.37 वोल्ट। सेम चीज़ है जैसा पहले हुआ था। इन दोनों को जोड़ो आपस में, देखो 0.34, ये माइनस मिलके प्लस का 2.37। आगे आप मान निकालोगे तो आपको 7 4 11 की 1 हासिल, और 3 3 6 1 7 और 2.71 वोल्ट आएगा प्लस का। यहाँ पर से आपको जो E0 सेल का मान मिलेगा वो आएगा प्लस का 2.71 वोल्ट। ये आपका E0 सेल का मान मिलेगा। सिंपल कुछ नहीं करना, जोड़ लेना। 7 4 11 की 1 हासिल, 3 3 6 1 7 और यहाँ पे 2.71 वोल्ट आपका आ गया E0 सेल। यहाँ पे वैल्यू रख दो और निकाल लो E सेल का मान। E सेल बराबर E0 सेल का मान आ गया 2.71, देख लो 2.71, और माइनस का 0.0591 बटे में n की वैल्यू, n का मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इनकी जगह रख दो 2। यहाँ पे लॉग बेस में 10, Mg2+ की सांता बटा Cu2+ की सांता। Mg2+ कहाँ पे, ये रहा 0.1 मोलर, Mg2+ की जगह रख दो 0.1 मोलर, बटे में Cu2+ की दी है 1 × 10⁻⁻1, 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। ये वैल्यू दी गई। देखो Mg2+ वाले की रखी 0.1 और Cu2+ वाले की रखी 1 × 10⁻⁻1। और एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे ये जो 1 × 10⁻⁻1 दिया है, इसको आप 0.1 भी लिख सकते हो। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है कि आप अलग अलग समझो, वैल्यू एक ही है। 1 × 10⁻⁻1 को आप 0.1 भी लिख सकते हो। तो नीचे वाले पद पे हम लिख देते हैं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। E सेल बराबर 2.71 माइनस 0.0591 बटा 2, और यहाँ पे लॉग बेस में 10, यहाँ पे 0.1 वैसा ही रहेगा, बटे में 1 × 10⁻⁻1 को आप 0.1 ही लिख सकते हो। तो ये ऊपर भी 0.1 नीचे भी 0.1, ठीक है। 1 × 10⁻⁻1 को 0.1 लिख सकते हो। तो ऊपर भी 0.1 नीचे भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। E सेल बराबर कितना आ जाएगा बताओ। E सेल बराबर 2.71 माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग बेस में 10। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बच कितना जाएगा 1। देख लो ध्यान से, सेम वैल्यू 2.71 माइनस 0.0591/2 लॉग बेस में 10। यहाँ पे 0.1 ऊपर भी नीचे भी आपस में कटा 1 आ गया। यहाँ से मान निकालेंगे E सेल का, तो E सेल बराबर कितना आ जाएगा 2.71 माइनस का 0.0591, यहाँ पे आएगा 0.0591 बटे में 2, और log 1 की वैल्यू अभी आपको बताई थी, log 1 की वैल्यू 0 होती, तो इसकी जगह रख दो 0। यहाँ पर से मान निकालोगे E सेल बराबर कितना आ जाएगा 2.71 और माइनस इसकी जगह 0, तो E सेल बराबर आंसर आ जाएगा 2.71 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हो सिंपल आपका निकल गया। और देखो जैसे अभी तक आपका log 1 ही आ रहा है, अगर कहीं पे 1 की जगह और कोई मान आता है, जैसे log 2 आ जाता है, जैसे यहाँ पे log 1 की जगह कहीं पे मान लो हल करने में यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू हो, हल करने में log 2 आ जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। तब log 1 का मान केवल 0 होता है, log 2 का मान याद रखना, log 2 का मान 0.3010 होता है। तब log 2 का मान 0.3010 के, ठीक है, 0.3010 रख के आगे सॉल्व कर लेना, तो उसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक तो जितने क्वेश्चन हल किए उसमें log 1 ही आ रहा है, तो log 1 की जगह 0 हो जाता है। इसलिए अगर 2 आए 3 आए तो आपको उसकी वैल्यू रख देनी। log 2 का मान होता है 0.3010, log 2 आता है तो 0.3010 रख सकते हो। तो सेम क्वेश्चन था, इसके पहले वाले जैसा ही था। आपने सबसे पहले E0 सेल निकाल लिया, फिर E सेल यहाँ पर से निकल आया, आराम से क्वेश्चन हल, ठीक है। जितने मेर के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इस चैप्टर से, हमने आपको उस टाइप के सारे क्वेश्चन हल करा दिए। ज़्यादातर यही वाला क्वेश्चन आता है जिसमें सेल का EMF आपसे पूछता है पेपर में, और आपको आराम से निकाल देना है। सबसे पहले आपको यही फार्मूला याद रखना है। E0 सेल आपको सबसे पहले यहाँ से निकाल लेना है। सबसे पहले तो कैथोड और एनोड ही पहचानना होगा। कैथोड एनोड आपको पहचानना है, कौन सी अपचयन अपक्रिया, कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो इतने मस्त से तो आपको समझाया कि आप आसानी से पहचान जाओगे और आराम से इस क्वेश्चन को भी हल कर लोगे।
तो आशा करते यार एक एक क्वेश्चन जितने भी लगाए आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भैया एक एक क्वेश्चन समझ में आया। अगर इनको समझ गए ना तो पेपर में मस्त नंबर लाओगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपका इस क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे। विद्युत रसायन चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे, विलियन चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब ये वाला न्यूमेरिकल पार्ट हो चुका, अब अगला जो वीडियो आएगा उससे हम लोग रासायनिक बलगतिकी को स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जैसे हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो।